हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का मैथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे और चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। यदि आप सभी जो भी हम पढ़ाते हैं अगर अच्छी तरीके से रिवीजन करते हैं तो इससे बार ऑब्जेक्टिव में अब की बार 2025 में इससे बार कुछ नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो दोस्तों हम समझते हैं सबसे छोटी प्राकृत संख्या, हम जानते हैं प्राकृत संख्या किसे सूचित करते हैं, एन से। और एन बराबर क्या होता है, यानी गिनती से जो चालू होता है उसे क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। तो गिनती तो एक से चालू होता है, 1 2 3 4 5 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, यानी अनंत तक। कहाँ तक, अनंत तक। तो बताओ दोस्तों इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। इसलिए मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, 0 नहीं होगा, -1 नहीं होगा, क्या होगा, 1। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। तो दोस्तों आपको बताए थे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। और उसका है जो q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी p/q, p को बोलते हैं p/q के रूप में जिसे लिखा जा सके, परंतु है जो q डज नॉट इक्वल टू 0, q यानी हर कभी भी 0 जिसका नहीं होता है वह क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। तो हम देखते हैं किसे हम इस 4 ऑप्शन में से किसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो आप देखो तो सबसे पहले √125, तो √100 में से पूछा है परिमेय संख्या। तो बताओ दोस्तों √125 है, तो √125 को क्या लिख सकते हैं, √125 का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 25, यानी √25 को लिख सकते हैं 5 × 5। तो अब दोस्तों 5 में एक जब जानते हैं रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर जब दो सेम संख्या दिया हो या सेम अंक दिया हो तो एक निकल जाता है। तो 5 5 दो जोड़ा लग गया, एक फिर एक 5 निकल गया, तो यानी √100 से निकल गया। इसी को हम 5/1 लिख सकते हैं, इसीलिए क्या है, हमें एक ही नंबर मिल गया हमको, कौन, √125। √125 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब दोस्तों देखो √105 कभी भी √100 से नहीं निकल सकता, इसीलिए ये परिमेय संख्या है। 1/√102, √102 कभी भी √100 से नहीं निकल सकता, इसीलिए वो परिमेय संख्या है। और √103 प्लस √103, तो √103 प्लस √103 को क्या लिख सकते हैं, √103 प्लस √103, इसी को लिख सकते हैं 1 √103 और 1 √103 कितना होगा, 2 √103। तो तब पर भी दोस्तों √3 कभी भी इससे बाहर निकलेगा, इसीलिए ये तीनों ऑप्शन क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और हमारा मात्र एक ही ऑप्शन सही है, जो क्या है, √125 से क्या है, परिमेय संख्या है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों जो √100 से निकल जाएगा वो सभी क्या है, एक परिमेय संख्या है। और जो √100 के अंदर रह जाएगा जिसे हम नहीं निकाल सकते वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। तो चलो चेक करते हैं, और जिसको जिसको आंसर आता है कमेंट करते जाओ, ठीक है। इसके बाद देखो कितना, आप देखो √100 1.1 और 3 पर रेकरिंग है। अब ये दोस्तों परिमेय संख्या को परिमेय संख्या कैसे चेक करेंगे, तो यदि दोस्तों रेकरिंग रहता है तो इसका मतलब होता है कि यही संख्या बार बार आएगा, इनका पुनरावृत्ति होगा। इसमें 1 पॉइंट किस पर रेकरिंग है, 3 पर, तो यानी 3 3 3 3 3 ऐसे रहेगा। यदि इस टाइप का ऑप्शन हो, यदि किसी संख्या का क्या हो, पुनरावृत्ति हो, तो ये तो कभी कटेगा नहीं, ये कभी शांत नहीं होगा, तब पर भी ये क्या कहलाता है, एक परिमेय संख्या कहलाता है। आप सभी को बताए थे, यदि जिसका बार बार पुनरावृत्ति हो, पॉइंट के बाद बार बार यानी दशमलव के बाद बार बार वही संख्या रिपीट हो, तो वह है जो अशांत यानी शांत, अशांत होते हुए भी क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। इसीलिए दोस्तों ये देखो पॉइंट 3 के बाद 3 3 आ रहा है, इसका रेकरिंग मतलब 3 3 ही रहेगा, इसका पुनरावृत्ति हो रहा है, इसीलिए ये क्या परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। अब आता है √116, तो √116 क्या लिख सकते हैं हम, 4 × 4, तो 4 4 जोड़ा लग गया, 4 निकल गया, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। अब दोस्तों क्या है, √109/27, तो √109/27 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √109/27, यानी 9 27, यानी एक तो बाहर निकल जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, एक तो एक का स्क्वायर, तो 2 बार स्क्वायर पर एक निकल जाएगा, लेकिन 1/√3 बाहर नहीं निकलेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है,
ऑप्शन नंबर सी √9/27 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और दोस्तों देखो √5 एक 5 निकल जाएगा, परिमेय संख्या है। मेरा ऑप्शन सी सही है। इसके बाद कहता है निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। अभी तुरंत दोस्तों आपको पढ़ाए थे इस टाइप का क्वेश्चन, देखो क्या है, एक पॉइंट। अब देखो पॉइंट के बाद क्या बोले, यदि पुनरावृत्ति हो किसी संख्या का, किसी संख्या का यदि बार बार पुनरावृत्ति हो तो क्या कहलाता है, एक परिमेय संख्या। तो अब दोस्तों एक पॉइंट के बाद देखते हैं क्या है, देखो 6 3 यानी 6 3 आगे भी 6 3 आएगा, यानी अंक का पुनरावृत्ति है, इसीलिए क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसीलिए क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हमको पूछा अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। आगे देखते हैं। अब देखो पॉइंट के बाद दोस्तों 0 पॉइंट, यानी पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, 0 0 1 0 0 1, आगे भी 0 0 1 आएगा, ये भी पुनरावृत्ति हो रहा है, इसीलिए ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या। आगे देखो, अभी तुरंत बताए 6.3 पर रखेंगे, इसका मतलब क्या होता है, 3 3 3 3 आते रहेगा। ये 6.3 का मतलब होता है, 6.3 का रखने का मतलब होता है 6 3 3। देखो दोस्तों 3 3 आते हैं, फिर आगे भी 3 3 आएगा, इसलिए ये भी परिमेय संख्या। मात्र मेरा एक बच गया, ऑप्शन नंबर डी पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। मेरा सही ऑप्शन क्या हो गया, डी। इसके बाद देखो दोस्तों 0.13 पर रेकरिंग। अभी अब पूछा इसमें से क्या सही है, हम पढ़े हैं यदि 0.13 पर रेकरिंग हो तो जितना पर रेकरिंग होता है उसके बदले में क्या आता है, उसके बदले में क्या आता है, 9 आता है। तो 13 होता है, तो इस पे कितने अंक पर रेकरिंग है, 2 पे, तो 2 गुना, तो 13/99, 13/99 क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ये तो दोस्तों आपको समझाने में इतना टाइम गया, लेकिन यदि आप जल्दी, आप मात्र 2 सेकेंड में सभी का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नोट करो। अब दोस्तों कहता है यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसम क्या होगा। आप सभी को बताए थे मौसम, तो P और Q। अब दोस्तों कहता है P और Q अभाज्य संख्या है, तो हम मान लिए, देखो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि P और Q, तब P और Q अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होता है जिसका मात्र 2 गुणनखंड हो। जैसे में लिए, हम क्या ले लिए, 2। अब 2 का दोस्तों यदि हम एलसीएम लेंगे तो इसका देखो, एक गुणनखंड तो 1 है, क्या है, 2 है, ये क्या है, अभाज्य संख्या। तो हम कोई भी अभाज्य संख्या P और Q दो अभाज्य संख्या कोई भी ऐसा मान लेंगे और उसका निकाल लेंगे HCF, जो आएगा वही आंसर। मान लो दोस्तों हम एक P बराबर अभाज्य संख्या मान लिए कि P बराबर एक अभाज्य संख्या मान लिए 2, और Q बराबर मान लिए कुछ भी मान लो अभाज्य संख्या, Q बराबर 1 मान लिए 7। यदि ये दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम कैसे निकलेगा, 2 को हम लिखेंगे 2 गुना 1, 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 1। जो दोनों में कॉमन आता है वही क्या कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में दोस्तों क्या कॉमन है, दोनों कॉमन 1 आया, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ बराबर क्या हो गया, 1 आंसर। तो P और Q का है जो एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। दुनिया में यदि पूछे अभाज्य संख्या, कोई भी P Q R S कुछ भी दिया रहे, यदि पूछ दे इसका अभाज्य संख्या का मौसम क्या होगा, तो हमेशा अभाज्य संख्या का मौसम 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। सीधा यदि पूछे अभाज्य संख्या का मौसम कुछ भी दे दिया रहे P Q R S, सीधा आंख बंद करके किस में टिक मारना है, 1 में। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि 18 तथा 72 का क्या ज्ञात करने के लिए मौसम। तो 18 और 72 का मौसम ज्ञात करते हैं। तो देखो दोस्तों 18 और 72 का मौसम बहुत आसान तरीका से, पहले लॉन्ग प्रोसेस से बनाते हैं, इसके बाद शॉर्ट तरीका से, जो भी आपको पसंद हो वैसे उस तरीका से बना लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम 18 और 72 का, तो 18 को पहले क्या लिखेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 2 9 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब इसको लिख दो दोस्तों, 18 को लिख दो क्या, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1। इसके बाद क्या आता है, 72 है, तो 72 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम कितना होगा, 36 दूना 72, 18 दूना 36, 2 9 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब इस सबको लिख दो 72 को बराबर कितना, 2 1 2 3, 3 2 है, 1 2 3, और 3 कितना है, 2 2 1 2। अब जो पेयर लगता है, क्या लगा, 1 2 लगा, एक कौन लगा दोस्तों, देखो 1 3 लगा, एक और 3 लगा ना, एक क्या लग गया 1।
तो कितना लगा, तो 2 लग गया, इसके बाद एक क्या लग गया, 3 लग गया, इसके बाद क्या लग गया 3 और 1, 3 दिया 9, 9 2 9 18। तो इसका स्टेप क्या हो गया 18। लेकिन दोस्तों इतना करने में हमको टाइम लगेगा, ये तो उस विद्यार्थी के लिए जिसको बोला कि सर हमको बेसिक से भी बताइएगा, इसीलिए ही बता दिए। लेकिन शॉर्टकट में दोस्तों कैसे बनाना है तो ध्यान समझो, शॉर्टकट में समझाते हैं। तो मान लो 18 और हमको 72 का क्या लेना है, एचसीएफ निकालना है। तो दोस्तों ये दोनों में देखते हैं, दोनों में सबसे छोटा पहले पढ़ेंगे दोनों में कौन आता है। जब 18 खोना पड़े तो 18 एकम 18, 18 एक ऐसा खोना होता है जो कि 18 पढ़ेंगे तो 18 भी आता है, और 18 एक ऐसा खोना जिसको पढ़ेंगे तो 18 जो के 72 भी आता है। इसीलिए दोस्तों क्या हो गया, सबसे छोटा जो मान कॉमन है क्या है 18, क्योंकि इसे 18 एकम 18 18। अब बोलेगा सर 36 से भी आता है, 36 18 दोनों, ऐसा नहीं दोस्तों, ऐसा ऐसे जो दोनों से कटे, दोनों से 18 एकम 18 भी कट गया, 18 दोनों 36 भी कट गया। तो जिसको ऐसे समझ में आया इस तरीका से बना लेना है। तो इसका एचसीएफ पर भी क्या आया 18, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों कहता है √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। तो सबसे पहले √12 का जो एलसीएम लेकर के √12 जो एक लेगा निकाल लेंगे, और अंदर में जो बच गया तो क्या आ गया अपरिमेय संख्या। तो परिमेय में देखेंगे किससे गुना है, तो चलिए देखते हैं। √12 का पहले हम क्या लिख सकते हैं 12 को, तो दोस्तों 12 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं ना। तो देखो 3 दूनी 6 6 दूनी 12, या ऐसे नहीं आता इसका एलसीएम लो, 2 तिया 2 छके 12, 2 तिया 6, तो 2 गुना 2 गुना 3। तो अब दोस्तों देखो 2 2 निकल गया बाहर, बचा क्या √3। हमको क्या पूछा है कि पूछा है परिमेयकरण गुणांक। तो परिमेय संख्या इसमें कौन है 2 है, तो 2 परिमेयकरण गुणांक। तो कहता है परिमेयकरण गुणांक, तो परिमेय है ये क्या है, परिमेय है, ये 2 क्या है एक परिमेय है। तो कहता है परिमेयकरण गुणांक, तो परिमेय में किससे गुना है, तो परिमेय में √3 से गुना है। तो इसीलिए मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सही आंसर नंबर ए √3, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहता है यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। ये देखो दोस्तों बार बार बहुत बार पूछता है, कहता है यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है। हम जानते हैं पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक को हम i या z से सूचित करते हैं। हमको पता है पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, 0 से छोटा क्या होता है -1, इसके बाद क्या होता है -2, इसके बाद क्या होता है -3, इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी तक, इससे आगे क्या होता है 1, इसके बाद क्या होता है 2, इसके बाद 3, इन्फिनिटी तक। तो दोस्तों ये कहता है, लेकिन कहता है p, इसको बोलते हैं शून्य। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं शून्य। और ये जो यहाँ तक इसको क्या बोलते हैं ऋणात्मक मान। ये क्या होता है ऋणात्मक मान, ये ऋणात्मक। और इसको क्या बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 0 से आगे, इसको क्या बोलते हैं धनात्मक। इसको क्या बोलते हैं धनात्मक। तो दोस्तों हमको यदि p एक धनात्मक पूर्णांक, हमको धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, हमको ऋणात्मक पूर्णांक की बात नहीं कर रहा है, हमको शून्य का बात नहीं कर रहा है, हमको कहता है धनात्मक पूर्णांक। तो हम धनात्मक पूर्णांक समझ गए कि 2 3 4 5 6 7 होता है। इसके बाद कहता है कि p एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक का रूप हो गया। तो p एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है 1 2 3 4 के हम पढ़े, धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 4 डॉट होता है। तो अब दोस्तों कहता है कौन सम पूर्णांक का रूप होगा, यानी हम जब p बराबर 1 रखेंगे 2 रखेंगे तो हमेशा हमें क्या आएगा सम संख्या। जैसे दोस्तों हम रखे 2p है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है 2p। यदि हम 2p की जगह पर क्या रखेंगे 2 गुना p की जगह पर 1 रखेंगे तो 2 होगा। 2p की जगह पर 2 रखो क्या आता है 2 2 4, 2p की जगह पर 2 गुना 3 रखो क्या आता है 3, यानी कुछ भी रख दो डॉट, ये हमेशा ही क्या आएगा सम संख्या। इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर ए सही है। अब दोस्तों अगर इसमें रखते हैं देखो p है, p की जगह हम क्या रख दिए p+1, तो p के जगह पर यदि हम 1 रखते हैं क्योंकि p धनात्मक पूर्णांक है, p की जगह पर 1 रखते हैं तो 1+1, ये दोस्तों 2 चल आया, अभी सम चल आया, लेकिन पूरा फॉलो करना चाहिए p+1। इसके बाद p जब हम रखे 2 2+1 देखो 3, विषम संख्या आ गया, इसीलिए ऑप्शन गलती हो गया, ठीक है। क्योंकि
सम आना चाहिए हमेशा, कहता है सम पूर्णांक का रूप होगा, हमेशा सम पूर्णांक आना चाहिए, लेकिन ये तो विषम हो गया, तो इसीलिए ऑप्शन बी गलती है। इसके बाद चेक करते हैं क्या दोस्तों, इसके बाद चेक करते हैं हम आगे क्या, आगे हम चलते हैं पी। तो पी बराबर हम जानते हैं 1 2 3 रखेंगे, तो 2 तो सम संख्या है लेकिन 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या, इसीलिए ये भी ऑप्शन गलती है। इसके बाद दोस्तों है 2p+1, यदि पी की जगह पर 1 रखते हैं, 2 × 1 + 1, तो 2 × 1 2 प्लस से क्या गया 3, पहले नंबर विषम संख्या, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलती है, मेरा मात्र ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि दोस्तों ऐसे मन रखेंगे तो हमको टाइम लगेगा, हमको जल्दी कैसे बनाना है, जल्दी बनाने के लिए हम देखेंगे इसमें कौन सम है। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या एक विषम संख्या इसीलिए कट गया, पी है, पी जब जानते हैं 1 2 धनात्मक रखेंगे, एक तो एक विषम संख्या पहले चलाया इसलिए गलती है। ये देखो दोस्तों एक क्या है विषम संख्या इसीलिए कट गया, मात्र एक ही ऑप्शन 2 है, जो 2 क्या है एक सम संख्या है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरीका से सही कर लेना है, ठीक है। आगे कहता है दोस्तों निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। दोस्तों हमको बताए थे दशमलव प्रसार शांत के लिए यदि हर में ये क्या आता है, ऊपर में क्या बोलते हैं इसको अंश, नीचे वाले क्या बोलते हैं हर। हमको दोस्तों अंश से कोई मतलब नहीं, हर से मतलब है। यदि हर में 2 और 5, यदि हर में 2 और 5, या सिर्फ देखो हर में यदि 2 5 आए, यदि हर में 2 5 आए तो हमेशा क्या कहलाता है वो शांत। हर अंश में कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं, हर हमको देखना है यदि इसका है जो गुणनखंड 2 और 5 हो तो 2 हो, यदि 2 भी सिर्फ रहेगा 5 भी नहीं भी रहेगा, सिर्फ 2 भी रहेगा तब पर भी क्या कहलाएगा शांत कहलाएगा। 2 5 दोनों रहेगा तब पर भी क्या कहलाएगा शांत रहेगा। लेकिन यदि 2 5 के अलावा इसमें कुछ भी चला, इससे 3 चला है 7 चला है, तो हमेशा क्या कहलाएगा अशांत। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो क्या है 17/81 है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है 17/81। तो 17/81 दोस्तों हम लिख सकते हैं 17 देखो डायरेक्ट सोचना है मैक्सिमम, जैसे हम 17 क्या सकते हैं 9 × 9। अब दोस्तों 9 में दोस्तों 2 होता है नहीं आता है, तो ये पता चल गया कि क्या है ऑप्शन ये गलत है, क्योंकि इसको ऐसे कर सकता है, इसे नहीं करना है, डायरेक्ट सोचना है इसके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बना के पूरा फास्ट में 2 सेकंड में बनाना है भागना है। और 50 ऑब्जेक्टिव पूछता है बिहार बोर्ड में, तो 50 ऑब्जेक्टिव में कितना टाइम लगना चाहिए बताओ, ज़्यादा 20 15 20 मिनट बहुत हो गया, इसे बनाओ बस आगे बनाओ मैथ। इधर अब 9 है तो 3 × 3 इसको लिख सकते हैं 3 × 3, ऐसे क्या करेगा, हमको पता है कि 9 में 2 हुए नहीं करता है, तो पहले पता चल गया क्या है एक अशांत है, तो शांत हमको पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर गलती होगी। इसके बाद 16/41 दोस्तों 16/41, 41 से क्या होता है 41 एक अभाज्य संख्या होता है, 41 × 1 ही इसको लिखेंगे, जब 41 × 1 लिखेंगे 41 में कभी भी 2 भी नहीं करता है, तो ये भी ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया। क्या है 13/45, 13/45 तो इसको क्या लिख सकते हैं 9/45। अरे दोस्तों देखो यहाँ 13/45 को क्या लिख सकते हैं 13/9 × 45। अब दोस्तों इसमें 9 में कभी 2 आता है नहीं आता, इसलिए ये भी ऑप्शन कट गया, मात्र बचा एक ऑप्शन, इसलिए मेरा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बोलिए सर कैसे, तो देखते हैं कैसे। 80 है ना, 80 का हम क्या लेंगे एलसीएम, 2 चौके 8 कितना 20, फिर क्या खाएगा 10, फिर क्या आएगा 2 पंचे 10। देखो दोस्तों 2 और 5 सिर्फ आया, सिर्फ 2 2 2 2, यानी हर में इसको क्या लिख सकते हैं 19/80 को हम लिख सकते हैं 19/1 2 3 4, यानी 2 × 2 × 2 × 2 × 5। देखो 2 और 5 के अलावा कुछ आया नहीं, इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है एक शांत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। 2 टाइप के ले लिए, 2 टाइप कुछ भी करता है, एक शांत एक अशांत। तो अशांत अभी दोस्तों अभी तुमको अभी तुरंत बताया, यदि हर में 2 और 5 के अलावा कुछ भी इसमें गुणनखंड चालू तो हमेशा क्या कहलाता है अशांत। जैसे हम चेक करते हैं फास्ट में, तो दोस्तों चेक करने के लिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर क्या है 15/400। ऑप्शन नंबर क्या है 15/400। यदि दोस्तों काटता है तो इसको काटेंगे, जैसे देखो 5 दिया 15, 5 8 40 0 80 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं तो 3/80। तो दोस्तों अभी तुरंत देखो हमें तुरंत लिखा है 80, तो 80 में क्या आएगा 80 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी तुरंत इसका एलसीएम 80 के निकाले हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3/2 × 2 × 2 × 2 × 5। ये 2 और 5 के अलावा कुछ है नहीं, ये तो शांत है, लेकिन हमको पूछा शांत, इसीलिए ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। आगे चेक करते हैं, इसमें भी 80 है, अभी तुरंत 80 का निकाले, ये भी शांत है।
है कि नहीं। इसके बाद आगे चेक करते हैं। तो आगे जब चेक करेंगे, आगे क्या है, 13/13 क्या है 121। और दोस्तों को पता है 121 पता है दोस्तों कि 121 को क्या लिख सकते हैं, 11 गुना 11। तो 11 गुना 11 में 2 और पहुंचा भी नहीं करता है, इसीलिए दोस्तों मेरा क्या हो गया। और काटते अगर करता है, देखो 11 एकम 11, पहले चेक कर लेंगे। 11 एकम 11 कितना बार में कटा दोस्तों, 11 एकम 11 कितना बच गया, 11 2, 11 21, 11 में किसने आता है, तो इसीलिए दोस्तों ये नहीं कटेगा। इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है, यह एक अशांत है। इसको निकालो, देखो 2 और पहुंचाएगा, 14/400। तो ये देखो 2 सते 14, कितना बढ़े 200 में, तो 200 में क्या आता है, 200 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 200 है, 200 क्या लिख सकते हैं, 100 गुना 2, 200 हुआ ना। तो 100 में क्या आता है, इसको लिख सकते हैं 25, 100 क्या लिख सकते हैं 25 गुना 4। तो 25 में जानते हैं क्या आता है 5 गुना 5, 4 में क्या आता है 2 गुना 2। देखो 2 और 5 के अलावा कुछ आइए नहीं रहा है, इसीलिए ये भी क्या एक शांत है। तो मेरा ऑप्शन मात्र एक ही सही है, क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या होता है, एक अशांत। अगला कहता है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। जैसे दोस्तों मान लो दिया आपको पूछ दिया 80 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। तो 80 का अभाज्य, 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 80 पर लिख सकते हैं 1 2 3 4, यानी 2 के पावर 4 गुना 5, 2 का घातांक कितना है 4। उसी प्रकार हमको पूछा है 64 का। तो 64 का हम क्या कर निकाल लेंगे, 64 का इसी तरह हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 64 का जब एलसीएम निकालेंगे तो किससे खाएगा, 2 3 6 2 2 4, 16 2 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 एकम 2 योग। तो हमको पूछा है दोस्तों 64 में 2 का घातांक। तो 1 2 3 4 5 6, अरे 2 का घातांक कितना है, घातांक मतलब ऊपर पे है, ऊपर पे क्या लिखा है पावर, ठीक है। तो 2 का घातांक कितना है 6, इसीलिए हो गया मेरा सी ऑप्शन 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों महत्तम समावर्तक। ये देखो महत्तम, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। हम जानते हैं महत्तम समावर्तक हमेशा 2 संख्या ज्ञात होता है, समझा गया ना। इसीलिए यह एक पी और क्यू दिया है कि पी और क्यू कोई संख्या है। तो महत्तम समावर्तक गुना लघुत्तम समावर्तक पी क्यू बराबर होता है। ये देखो दोस्तों इसको भूल जाओ। तो महत्तम समावर्तक गुना लघुत्तम समावर्तक आपको लिखाए थे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो यही तो है एचसीएफ, इसी को बोलते हैं महत्तम समावर्तक, इसी को तो बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुना बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो हमको पूछा एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या होगा, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितना दिया है पी गुना दूसरी संख्या कितना दिया है क्यू। तो क्यू पी गुना की ऑप्शन में जो है वही हो जाएगा, पी गुना क्यू मात्र ए ऑप्शन में है और इसमें नहीं है। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ठीक है। चलो आगे कहता है दोस्तों किसी बहुपद की घात होती है। आपको बताए थे किसी बहुपद की घात क्या होता है, किसी बहुपद की घात एक पूर्ण संख्या होती है। बहुपद पे पूर्ण भिन्न कभी भी, जैसे मान लो बोल दिए दोस्तों 2x पावर 1/2 भिन्न है, तो बहुपद को कभी भिन्न नहीं हो सकता है, ये बहुपद नहीं होगा, कभी भी ऋण पूर्णक नहीं होगा, 2x पावर -1 नहीं होगा, ये गलत है। तो बहुपद के पावर हमेशा क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4। यानी बहुपद की पावर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। मेरा ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। आगे देखो, ऐसे दोस्तों देखो एक्सप्लेन बारीकी से कर रहे हैं प्रत्येक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये ध्यान से दो और घर पे है जो इसको बार बार देखो और प्रैक्टिस करो, ठीक है। आगे क्या कहता है दोस्तों, आगे कहता है मेरे को कि संख्या 12 15 21 का मौसो। तो दोस्तों यदि हम 12 का निकालेंगे तो आपको पता है 12 का फास्ट में निकालना है, 12 का एलसीएम क्या होता है, 12 का एलसीएम 2 छक्के 12 2 3 6 3 एकम 3। इसके बाद क्या है दोस्तों 15 15 क्या निकालेंगे 3 5 15 5 एकम 5, ठीक है। इसके बाद क्या दोस्तों 21 21 को क्या लिख सकते हैं 3 7 21 7 एकम 7। अब फास्ट में इसको लिखना है 12 12 क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। 15 को दोस्त क्या लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 1। इसके बाद 21 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 7 गुना 1। देखो दोस्तों इसमें 1 कॉमन आया है
और तीनों में कॉमन आना चाहिए। इसमें तीनों में और क्या कॉमन आ रहा है, तीनों में और 3 कॉमन आ रहा है, देखो 3, तीनों में 3 और कुछ कॉमन आ रहा है और कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, इसीलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ पूछा है, क्या पूछा है, एचसीएफ। मौसम मतलब क्या होता है, मौसम मतलब होता है दोस्तों HCF। ऐसे होगा 3 गुना 1, 3 गुना 1 क्या होता है 3, तो 3 ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, ये किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। अभी तुरंत आपको बताए थे दोस्तों धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। तो हम आपको बताए थे, देखना कौन इसमें सम है, सम नहीं क्या पूरा है, अब की बार अगला बार विषम पूछा था, अब की बार पूछा है विषम पूर्णांक। पहला पूछा था सम, पहला क्वेश्चन लिए थे, इसके बाद ले लिए विषम, तो विषम ले लिए। अब हम देखते हैं दोस्तों, तो कौन ऐसा ऑप्शन चेक करेंगे जो विषम संख्या है लास्ट में। तो देखो इसमें 6 क्या है, सम संख्या, इसीलिए यह क्या सम पूर्णांक है। 6q + 2 लास्ट में 2 है, इसीलिए विषम पूर्णांक नहीं क्या है, एक सम है। 6q + 1 देखो दोस्तों 1 है, 1 क्या है, विषम है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, विषम पूर्णांक यही होगा। देखो 6q + 4 4 क्या है, एक सम है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बात, एक विषम पूर्णांक है। आगे दोस्तों 22/7, तो दोस्तों ऐसा नहीं सोचना पाई का मान 22/7 होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए 22/7 अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऐसे दोस्तों नहीं सोचना है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ध्यान समझो, पाई एक तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है दोस्तों, क्योंकि 22/7 को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए 22/7 एक क्या है, परिमेय संख्या। यदि रहता है यहाँ पे पाई क्या है, तब बोलते हैं अपरिमेय। अभी इस पे सिर्फ है 22/7 क्या है, तो 22/7 एक क्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिए अच्छा लगा तो, तब नेक्स्ट वीडियो इसी तरह और जोश जुनून के साथ लाते रहेंगे। ठीक है।